चलिए, तो हम लोग पढ़ेंगे आज अखलाक। थोड़ा सा टफ पड़ता है लोगों को काफी अखलाक, और एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारे उमूर तबैया का बहुत ही। और लोगों को इसमें दुश्वारियां भी बहुत होती हैं अखलाक से, और सवालात अक्सर इससे एक दो सवाल पूछे जाते हैं मिनिमम, कम से कम आपके आईपीजी के एतबार से अगर देखा जाए तो एआईपीजीटी के ताल्लुक से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका चैप्टर है अखलाक। और ऐसे भी अखलाक हम लोग चाहे मौलजात के नुक्ते नज़र से देखें, किसी के भी उससे देखते हैं जब हम लोग, तो अखलाक हर तौर से हमको हर जगह जरूरत पड़ती है इसको जानने की, समझने की। तो इसका जो बेसिक है सबसे पहले वही हम जानने की कोशिश करेंगे, और बहुत अच्छे से उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो अखलाक को हम लोग पढ़ेंगे, तो सबसे पहले अखलाक की किसी भी चीज को जान पढ़ने के पहले सबसे पहले उसको हम जानने की कोशिश करते हैं, यानी उसकी तारीफ क्या होती है। ठीक है। उस पर हम बात करते हैं। ठीक है। तो कोई भी चीजें होती हैं तो सबसे पहले उसकी तारीफ, यानी जब हम किसी इंसान से मिलते हैं तो मिलने से पहले सबसे पहले क्या करते हैं, उसका इंट्रो करते हैं, है कि नहीं। उसका इंट्रो क्या है, तो उससे जान पहचान हमारी होती है। ठीक है। फिर उससे हम गुफ्तगू करते हैं। ठीक। तो इसी तरीके से अखलाक जब हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, ये एक हमारा टॉपिक है, तो इसको हम फिर इसकी तारीफ जानना जरूरी होता है। ठीक है। तो इसको इंग्लिश में हम लोग जब आजकल जो है, आप सारी चीजें जब भी करेंगे तो एक इंटरनेशनल लेवल पे जो रिकग्निशन होता है इंग्लिश लैंग्वेज का, तो उसका भी जानना जरूरी होता है। तो अखलाक को हम लोग ह्यूमर के नाम से जानते हैं। ठीक है। और ये खिल्त को कहते हैं ह्यूमर, और अखलाक जो है खिल्त की जमा है, इसलिए उसको ह्यूमरस कहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले दो सवाल पूछे जाते हैं, एक होता है लग़वी माना, एक होता है इस्तिलाही माना। लग़वी माना का मतलब होता है जो उसकी मीनिंग होती है, डिक्शनरी मीनिंग जिसको हम कहते हैं। और इस्तिलाही का माना का मतलब होता है जिस पर्पस से हम उसका इस्तेमाल करते हैं, उसको कहते हैं इस्तिलाही माना, यानी जो हम इल्म तिब में उसका क्या मुराद लेते हैं किसी चीज से, उसको कहते हैं इस्तिलाही माना। ठीक है। तो जो ये अखलाक होता है अखलाक जो है ये जमा है, इसका वाहिद जो होता है वो खिल्त होता है, यानी खिल्त से बना हुआ अखलाक। तो खिल्त के अगर लग़वी माने की बात किया जाए तो खिल्त के माने होते हैं मिली जुली चीज के। खिल्त कहते हैं किसको, मिली जुली चीज को। मिली जुली का मतलब जो आपस में क्या हो, मिक्स हो, उसी को कहते हैं मिली जुली चीज। जैसे हम लोग खाना बनाते वक्त क्या करते हैं, उसमें दाल डाल दिया, पानी डाल दिया, मसाले डाल दिया, तो आपस में चीजें मिल गई, तो कहते हैं वही खलत मलत हो गया। वही होता है अखलाक भी। ठीक है। तो अखलाक के जो लग़वी माने होते हैं वो होते हैं मिली जुली चीज के। ठीक है। चूंकि एक्चुअली में अखलाक जिसको हम बोलते हैं, जो हमारे उरुक़ दमविया है, जी ब्लड वेसल्स है, ये अखलाक उसी में बहाए जाते हैं। तो उसके अंदर जो होता है दम भी होता है, बलगम भी होता है, सफरा भी होता है, सौदा भी होता है। यानी जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं, यानी जो ब्लड के कंपोनेंट्स हैं, उसमें आपके सफरा, सौदा, दम, बलगम चारों मिले हुए होते हैं आपस में। इसीलिए क्या कहते हैं उनको, हम खिल्त कहते हैं, मिले जुले हैं, इसीलिए उसका नाम खिल्त रखा गया, या उसी को हम अखलाक बोलते हैं। ठीक है। तो क्लियर हो गया यहाँ से आपको खिल्त के लग़वी माने क्या होते हैं, मिली जुली चीज के। तो डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है कभी कभी, खिल्त के लग़वी माने क्या होते हैं, तो आप जवाब देंगे मिली जुली चीज के। रीजन क्या है, इसको मिली जुली चीजें क्यों कही जा रही है, खिल्त कहा क्यों जा रहा है इसका, इसको, तो इसके पीछे जो वजह हुए ये वही है कि उरुक़ दमविया के अंदर जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर जो फ्लूइड्स बह रहा है, वो दम, बलगम, सफरा, सौदा चारों चीजों का जो है मिला हुआ, चार चीजों के मिले हुए चीज से बनी हुई चीज है, इसलिए उसका नाम अखलाक रखा गया। ठीक है। अब अखलाक का जो है हमने बताया था तारीफ। तो तारीफ में अतिब्बा ने अलग अलग तरीके से इसके तारीफ बयान किए हुए हैं। तो इंपॉर्टेंट सवाल आपके आईपीजीटी के नुक्ते नजर से बनता है, आपसे सवाल पूछा जाता है कभी अबू सहल मसीह के नुक्ते नजर से खिल्त की तारीफ क्या होती है, या खिल्त की तारीफ दे दिया जाएगा, पूछा जाता है इसमें अबू सहल का नजरिया कौन है, शेख रईस ने क्या कहा, इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। तो अबू सहल मसीही ने खिल्त के बारे में अपनी क्या राय कायम की, उन्होंने खिल्त किसे कहा, तो आइए बात करते हैं उस पर। तो अबू सहल मसीही ने कहा खिल्त वो माद्दे रतब सयाल है जो ऐसे बर्तनों में बंद करके रखा गया है जो बह जाने से बाज है। यानी अबू सहल मसीही के नजदीक खिल्त को एक ऐसा मादा बताया जो रतब है, सयाल है, यानी जो लिक्विड है, जो फ्लूइड फॉर्म में है, लिक्विड है और रतब है, वेट है, और उसको कहाँ रखा गया है, ऐसे बर्तनों में रखा गया है जो उसको बहने से रोकते हैं। यानी बर्तनों को उन्होंने तजावीफ या उरूक, जो हमारे कैविटीज होते हैं या जो हमारे उरूक हैं, उन्होंने उसको बर्तन कहा। यानी जो खिल्त है आपने देखा होगा, या तो कहाँ होते हैं हमारे वेसल्स में बह रहे हैं कहीं, या
हमारे कैविटीज में इकट्ठा होते हैं बॉडी के जो तजावीफ हैं। तो उसी जो तजावीफ के अंदर कहीं पे कैविटीज के अंदर बॉडी के, या फिर हमारे वेसल्स के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर जो मादा बह रहा है सयाल, उसी का नाम अबू सहल मसीह ने खिल्द रखा है। तो खिल्द के तारीफ अबू सहल मसीह ने यही बताया कि खिल्द वो मादे रतब सयाल है जो ऐसे बर्तनों में बंद करके रखा गया है जो बह जाने से बाज रखते हैं। ठीक है। फिर शेख रईस साहब ने अपना नजरिया पेश किया खिल्द के बारे में। खिल्द की तारीफ उन्होंने अपने नजरिए से बताई, अपने तरीके से बयान किया। शेख रईस यानी अबू अली सीना ने इसकी तारीफ करते हुए बताया कि खिल्त वो मादा रतब सयाल है जिसकी तरफ ग़िज़ा अव्वलन मुस्तहील होती है। कहने का मतलब यह है कि शेख ने बताया कि जब हम ग़िज़ा खाते हैं तो ग़िज़ा के जो हज़्म के दर्जात होती है, आपने देखा होगा, तो ग़िज़ा जब तब्दील होकर सबसे पहली चीज जो बनती है उसी को कहते हैं खिल्त। ये शेख रईस ने बताया, यानी ग़िज़ा अव्वलन मुस्तहील होती है जिस तरफ, तो ग़िज़ा तहलील होकर जो चीज बनती है वही कहलाती है खिल्त। ये शेख रईस साहब ने बताया था। तो शेख रईस के मुताबिक खिल्त की तारीफ हो गई, खिल्त वो मादा रतब सयाल है जिसकी तरफ ग़िज़ा अव्वलन मुस्तहील होती है, इनिशियली, ठीक है, तहलील होती है। अब हम लोग खिल्त पढ़ क्यों रहे हैं? अभी तो ये तारीफ हो गई। खिल्त आप लोग जान लिए कि बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स है उसको हम खिल्त बोल रहे हैं, चाहे वो हमारे कैविटीज में पाए जा रहे हैं चाहे हमारे वेसल्स में बह रहे हैं, उनको हम खिल्त कहते हैं। खिल्त पढ़ने की जरूरत क्यों पेश आई? एक्चुअली में हम खिल्त को जानना क्यों चाहते हैं? तो बुकरात, जिसे हम कहते हैं अबू तिब, फादर ऑफ मेडिसिन, अबू तिब जो बुकरात था, उसके नजदीक जो मर्ज की पैदाइश का सबब है वो इखलात है। बुकरात ने बताया कि जो मर्ज होता है वो एक्चुअली में अखलात, हमारे बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स है उसी में जब डिस्टरबेंस हो जाता है, उसका तनासुब बिगड़ जाता है, उसका मिजाज बिगड़ जाता है, उसकी कैफियत बदल जाती है, तब ऐसी सूरत में मर्ज पैदा होता है। क्योंकि हमारा ताल्लुक तिब से है इसलिए हम मर्ज के बारे में पढ़ते हैं, और मर्ज का सबब जो बन रहा है वो अखलात बन रहा है, इसीलिए हम ये अखलात को पढ़ रहे हैं। तो एक सवाल पूछा जाता है, नजरिए अखलात की बुनियाद किसने डाली? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है आपसे, नजरिया अखलाक की बुनियाद किसने डाली? तो आप जवाब देंगे बुकरात ने। यानी सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया अखलाक का? तो आप जवाब देंगे बुकरात ने। तो नजरिया अखलाक का कॉन्सेप्ट किसने पेश किया? बुकरात ने। उसका मानना यह था कि अमराज की पैदाइश का सबब खिल्त होते हैं, यानी इन्हीं खिल्त में जब कोई गड़बड़ी पैदा हो जाती है उसके नतीजे में कोई मर्ज लायक होता है। ठीक है। फिर पूछा जाता है अखलाक कितने होते हैं? तो बुकरात ने चूंकि इसका नजरिया पेश किया था तो उसने इसकी तकसीम भी बयान की, उसके अकसाम भी बयान किए। तो इखलाक को बुकरात ने उसकी रंगत की बुनियाद पर, यानी जो हमारे बॉडी के फ्लूइड्स हैं उसके कलर की बुनियाद पर, उसकी रंगत की बुनियाद पर 4 किस्मों में तकसीम किया है। कितनी किस्मों में तकसीम किया है? 4 किस्मों में। आप लोग भी बोलते रहिए थोड़ा सा, ठीक है, ताकि लगे आप लोग जो है चीजों को सुन रहे हैं। अगर कहीं पे कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। तो बुकरात ने अखलाक की तकसीम किस बुनियाद पे की, बताएं? बुकरात ने अखलाक की तकसीम किस बुनियाद पे की? रंग के एतबार से। रंगत की बुनियाद पे। वेरी गुड। उसका जो बेसिस था वो कलर था। तो कलर की बुनियाद पे जो हमारे बॉडी के अंदर फ्लूइड पाए जा रहे हैं वो 4 हिस्सों में तकसीम किए गए। जो सुर्ख रंग का था, यानी जो रेड कलर का था बॉडी फ्लूइड हमारे बॉडी के अंदर, उसका नाम बुकरात ने दम रखा। तो जो सुर्ख रंग का फ्लूइड था वो क्या हुआ? दम कहलाया। जो सफेद रंग के फ्लूइड पाए जाते हैं हमारे बॉडी में, बुकरात ने उसका नाम बलगम रखा। और जो जर्द रंग के यानी येलो कलर के जो पाए गए फ्लूइड्स वो कहलाए सफरा। और जो स्याह रंग का था उसका नाम सौदा रखा। ठीक है। इस तरीके से बुकरात ने जो सयाल रतूबत हमारे बॉडी के अंदर है उसको 4 हिस्सों में तकसीम किया उसकी रंगत की बुनियाद पर। जो सुर्ख रंग का था उसके दम कहा, जो सफेद रंग का था उसको वो बलगम कहा, जो जर्द रंग का था उसको सफरा कहा, और जो स्याह रंग का था उसका नाम सौदा दिया। इस तरीके से अखलाक की कुल 4 किस्में बन गई, दम, बलगम, सफरा, सौदा। तो अखलाक कुल कितने हैं? 4 हैं, दम, बलगम, सफरा, सौदा। क्लियर? ये तो बुकरात ने नजरिया पेश किया और उसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया। लेकिन अब जब बात करेंगे उसके अकसाम की और आगे बढ़ के, क्योंकि हमारे अतिब्बा बहुत सारी चीजें
अपने अपने कॉन्सेप्ट देते हैं। तो हमारे अतिब्बा ने जो है अपने नजरियात भी उसमें बाद में ऐड किए। तो मसीही ने इस अखलाक को, जो हमारे बॉडी के अंदर फ्लूइड्स हैं, उन बॉडी फ्लूइड को मसीही ने भी तकसीम किया। किसने किया? मसीही। पूरा नाम क्या है? अबू सहल मसीही। ठीक है। तो मसीही ने क्या किया? ये जो बॉडी फ्लूइड्स हमारे हैं, जिसको बुकरात ने अखलात नाम दिया, उसी को मसीही ने भी क्या किया? 3 हिस्सों में तकसीम किया। पहला कहा, एक होता है रुतूबत उरुकिया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके आईपीजीटी के नुक्ते नजर से, यहाँ से खूब सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। रुतूबत उरुकिया क्या होता है? ठीक है। रुतूबत तजावीफ क्या होता है? रुतूबत उस्तकुसिया क्या होता है? ये 3 रुतूबतें होती हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से सवाल खूब पूछे जाते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन जो किया था, वो किया था मसीही ने। तो मसीही ने अखलाक के क्लासिफिकेशन जो किया, अखलाक को जो डिवाइड किया, वो बेतबारे महल पेश किया। महल का मतलब ये होता है वो फ्लूइड्स कहाँ पाए जा रहे हैं। जैसे बुकरात ने किस बेसिस पे क्लासिफाई किया था खिल्त को? जवाब दो। रंग के एतबार से। रंग के एतबार से। मसीही ने जो अखलाक को डिवाइड किया, वो बारे महल, यानी वो कहाँ पाए जा रहे हैं, उसका लोकेशन क्या है, उस बुनियाद पे जो बॉडी फ्लूइड है उसको तकसीम किया। और इसने 3 हिस्सों में तकसीम किया। तो बुकरात ने 3 किया था, मसीही ने अखलाक को 3 हिस्सों में तकसीम किया, जबकि बुकरात ने 4 किया था। बुकरात ने रंगत की बुनियाद पे किया था, मसीही ने महल के बुनियाद पे किया है। ठीक है। कौन कौन से? पहला होता है रुतूबत उरुकिया। एकदम नाम पे ही सब कुछ रखा गया है। रुतूबत उरुकिया का मतलब होता है वो फ्लूइड्स जो उरूक के अंदर पाए जाए। उरूक हम किसको कहते हैं? वेसल्स को कहते हैं, चाहे ब्लड वेसल्स हो, लिम्फ वेसल्स हो, जो भी है। तो इसने कहा जो फ्लूइड्स उरूक के अंदर पाए जाते हैं वो कहलाते हैं रुतूबत उरुकिया। और जो फ्लूइड खलाओं में, कैविटीज में, हमारे आधा के जो, ठीक है, स्पेस है, वहां पाए जा रहे हैं, उसका नाम उसने रुतूबत तजावीफ रख दिया। तो जो उरूक में देखा, उरूक के अंदर पाए जाने वाले जितने रतूब थे, उनको कहा रुतूबत उरूकिया। ठीक है। जैसे हमारा ब्लड है, तो ब्लड क्या है? ये रुतूबत तजावीफ है या उरूकिया है? जवाब दीजिए। ब्लड क्या है? खून क्या है? खून की बात कर रहे हैं हम। ब्लड रुतूबत उरूकिया में आएगा या रुतूबत तजावीफ में आएगा? लिम्फ किस में आएंगे? देखो, ये हमने अभी बताया ना आपको कि जो रुतूबतें कहाँ पाई जाएंगी, वेसल्स के अंदर पाई जा रही हैं, उरूक के अंदर पाई जा रही हैं। उरूक को हम लोग वेसल्स कहते हैं। तो जो उसके अंदर पाई जा रही है, तो खून कहाँ पाया जाता है? उरूक के अंदर पाया जाता है, या तो आर्टरीज में पाए जाएंगे, या वेन्स में पाए जाएंगे, ठीक है, या कैपिलरीज में पाए जाएंगे। तो सारे के सारे तो उरूक हैं। तो ये किस में आ जाएंगे खून हमारे? रुतूबत उरूकिया में। किस में आएंगे? रुतूबत उरुकिया में। ठीक है। इसी तरीके से रुतूबत तजावीफ, जो खलाओं में, कैविटीज में हमारे जो हैं, ठीक है, उसके अंदर जो पाए जाते हैं रुतूबत, उनको कहते हैं रुतूबत तजावीफ, या उसी का दूसरा नाम होता है तल्लिया। तो सवाल पूछा जाता है रुतूबत तल्लिया कहाँ पाई जाती है, तो आपका बताएंगे उसके आज़ा की खलाओं में, जो आज़ा के दौरान स्पेसेस हैं, ठीक है, उनमें पाए जाते हैं, उनको कहते हैं रुतूबत तल्लिया। जो तीसरी किस्म होती है रतूबत की, वो होती है रतूबत उस्तुकुस्सिया। उस्तुकुस्सिया, जो उस्तुकुस्सात हम लोग इस्तेमाल करते हैं एलिमेंट्स यानी अरकान के लिए, ठीक है। तो इसीलिए इसको रतूबत उस्तुकुस्सिया कहते हैं, क्योंकि ये जो होता है वो सेल के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है? यानी सबसे बेसिक फ्लूइड्स कह दिया जाए, सबसे बेसिक यूनिट क्या होता है हमारे? सेल होते हैं, और उसी के अंदर जो पाया जाता है उसको, उस रतूबत को कहते हैं रतूबत उस्तुकुस्सिया, या उसी का दूसरा नाम रतूबत जौहर उनसुरिया है। भाई उसको कुस्सुत उनसुर के नाम से जानते हैं, अनासिर को, अरकान को, उसको कुस्सुत, ये सब एक ही नाम है। तो इसी का दूसरा नाम होता है रतूबत जौहरिया उनसुरिया, या इसी को कहते हैं रतूबत गरीजिया, जो हमारे बॉडी में हरारत गरीजिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। इसी रतूबत से वाबस्ता होता है वो हरारत गरीजिया। तो इसको कहते हैं रतूबत गरीजिया। तो जो खलियात, खलियात कहते हैं सेल को, ठीक है। तो सेल के बातिन में, जिस सेल के अंदर, यानी इसको हम क्या कहते हैं? इंटरसेलुलर कहेंगे कि इंट्रासेलुलर कहेंगे? सेल के अंदर को क्या बोलेंगे, इंट्रासेलुलर या इंटरसेलुलर? बोलिए। इंट्रा।
इंट्रासेलुलर, वेरी गुड। जो सेल के अंदर, इंटरसेलुलर का मतलब होता है दो सेल के बीच में, तो वो इंटरसेलुलर हो गया। इंट्रासेलुलर का मतलब सेल के अंदर। तो जो सेल के अंदर पाए जाते हैं उसको कहते हैं रतूबत उस्तुकुस्सिया, या उसी का नाम होता है रतूबत जौहरिया, या उसी को कहते हैं रतूबत गरीजिया। तो इसके नाम खाली डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं, रतूबत गरीजिया क्या होता है, तो आप जवाब देते हैं जो खलियात के बातिन में पाया जाता है। रतूबत जौहरिया क्या होता है, जो खलियात के बातिन में पाया जाता है। इस तरीके से पूछा जाता है। तो इस तरीके से मसीही ने महल के एतबार से रतूबात को, यानी अखलात को तीन हिस्सों में तकसीम किया। रतूबत उरुकिया, रतूबत तजावीफ या उसी को तल्लिया बोला गया, और रतूबत उस्तुकसिया या रतूबत जौहरिया उनसुरिया रतूबत गरीजिया। याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है पीजीटी में, इसमें कौन सी ऐसी रतूबत थी, जो तीनों रतूबतें हैं जो अखलात में शामिल नहीं की जाती, जिनको शुमार अखलात में नहीं किया जाता। क्योंकि अखलात के बारे में भी हम लोगों ने तारीफ में पढ़ा, जो कहाँ डाले गए हैं, कैविटीज में, या फिर बताए ना वो रतब सयाल वेजल्स है। हाँ, जो वेसल्स में या कैविटीज में पाए जा रहे हैं। तो इसीलिए रतूबत उरुकिया और रतूबत तजावीफ जो होते हैं ये अखलात में शामिल हैं, लेकिन रतूबत उस्तुकुसिया अखलात में शामिल नहीं किए जाते। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, पूछा जाएगा इसमें से कौन सा रतूबत है जो अखलात में शामिल नहीं होता। फिर आपको ये तीनों ऑप्शन दिए जाएंगे, चार बना दिए जाएंगे, उस्तुकुसिया, जौहरिया, रुकिया, तजावी, इस तरीके से, ठीक है। तो आप उसमें जवाब देंगे रतूबत उस्तुकुसिया, या उसी का दूसरा नाम रतूबत जौहरिया उनसुरिया है, या उसी का नाम रतूबत गरीजिया है। ये रतूबत जो होता है एक्चुअली में अखलात में शामिल नहीं होता, ये सेल के अंदर पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आइए शेखुर रईस की तरफ। अभी हम लोगों ने पहले पढ़ा किसके बारे में, अखलाक की क्लासिफिकेशन, जो जिसने नजरिए अखलाक पेश की बुकरात, उन्होंने रंग के एतबार से उसको तकसीम किया चार हिस्सों में। इसी तरीके से इस अखलाक को या फ्लूइड्स को महल के एतबार से तकसीम किया, किसने, मसीही ने, तीन हिस्सों में। अब बात करते हैं शेख रईस यानी अबू अली सीना की। तो उन्होंने इसको दो हिस्सों में तकसीम किया है। बॉडी फ्लूइड जो हमारे बॉडी के अंदर पाए जा रहे हैं, शेख रईस से कितने हिस्सों में तकसीम किया है, बोलो भाई, बताओ। बोलते रहो, बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा। एक्चुअली में बोलना यही मकसद होता है, शर्म करने की कोई बात नहीं है। ठीक है, बोलोगे आपको रिपीटिशन होगा, आपको याद हो जाएगा। और सीक्वेंस से भी है, देखो, चार तीन दो। चार बताया बुकरात ने, तीन बताया मसीही ने, दो बताया शेखुर रईस ने। शेखुर रईस ने जो क्लासिफिकेशन की बॉडी फ्लूइड की दो हिस्सों में, वो सिर्फ एक है, रतूबत ऊला और सानिया। ठीक है, ऊला और सानिया, एक को हम लोग ऊला बोलते हैं, अव्वल बोलते हैं, दो को सानी बोलते हैं, उसी से बना हुआ रतूबत ऊला और रतूबत सानिया। ठीक है, रतूबत ऊला इसको कहेंगे जो जिगर में इस्तेहाला के बाद हासिल होते हैं। इनके नजदीक शेख रुस ने बताया, जो हमारी बॉडी के अंदर जब जिगर में इस्तेहाला मेटाबॉलिज्म होता है, उसके बाद जो रतूबत बनता है, उसी को रतूबत ऊला कहते हैं, और वही जाके खून में शामिल होता है। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म के बाद जो प्रोडक्ट डाइजेशन के बाद ब्लड में जाता है, वही कहलाता है रतूबत ऊला। क्लियर, जिसको हम लोग अखलात कहते हैं। मेटाबॉलिज्म के बाद लीवर में क्या बनता है, अखलात ही बनता है। तो वो हो गया रतूबत ऊला। रतूबत सानिया इन्होंने बताया, जो उरूक़ दमविया से मुतरश्शह होकर और नुज़ पाकर आज़ा के रखनों खलाओं वगैरह में पाए जाते हैं। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि एक तो ब्लड वेसल्स के अंदर पाए जाते हैं, जो आज़ा के रखनों और खलाओं में पाए जाते हैं, कैविटीज में पाए जाते हैं, इंट्रासेलुलर स्पेसेस में पाए जाते हैं, या कहीं का सिक्रीशन होता है। तो ये तमाम जो होते हैं वो रतूबत सानिया में आएंगे। क्लियर, तो जो ब्लड वेसल्स के अंदर पाए जा रहे हैं रतूबत उला में आ जाएंगे। बाकी जो मुतरश्शे हो रहे हैं, जिनका तरश्शो हो रहा है, यानी जिसका ऊजिंग हो रहा है, सिक्रीशन होता है, वो जो हमारे जैसे पेरिटोनियल कैविटी में जो फ्लूइड पाए जा रहे हैं, या लंग्स के प्लूरल कैविटी में फ्लूइड पाए जा रहे हैं, ठीक है, ये जो सारे फ्लूइड्स होते हैं वो रतूबत सानिया में आते हैं। ठीक है, या इसी तरीके से जो डकलेट ग्लैंड है, जिसको हम कहते हैं गुदद लाकनाती। डकलेस ग्लैंड कौन है, बताइए, डकलेस ग्लैंड किसको कहते हैं हम लोग, इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, डक्टलेस ग्लैंड होती है। तो जितने इंडोक्राइन सेक्रीशन होते हैं सारे के सारे रतूबत सानिया में शुमार किए जाएंगे। थोड़ा सा एडवांस करके क्वेश्चन पूछे अगर मॉडर्न अप्रोच के साथ, कि इंडोक्राइन ग्लैंड का सेक्रीशन रतूबत उला में आएगा या रतूबत सानिया में, तो आप बताएंगे रतूबत सानिया में। या आपसे कहेगा डक्टलेट ग्लैंड के जो सिक्रीशन होते हैं वो कैसे आएंगे, क्योंकि डक्ट वाले तो हम लोगों ने किस में शुमार कर लिया, रतूबत उला में। क्लियर, कोई कहीं पे कंफ्यूजन, कोई डाउट है। अब तीसरा,
एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी हमने अखलाक की तारीफ पढ़ ली, एक सवाल तारीफ वगैरह से पूछा जाएगा, क्लासिफिकेशन से दूसरा पूछा जाता है, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है कि अखलाक जो अब हम लोग पढ़ रहे इतनी देर से, एक्चुअली में वो आता कहाँ से है। तो अखलाक की पैदाइश कहाँ से होती है, सवाल पूछा जाता है। तो अखलाक की पैदाइश कहाँ होती है? जिगर में। कहाँ पे होती है अखलाक की पैदाइश? जिगर में। जिगर को हम लोग कबित कहते हैं, लीवर कहते हैं, जिगर कहते हैं, ठीक है। तो अखलाक की पैदाइश कहाँ होती है? तो आप जवाब देंगे जिगर में। ये भी आया हुआ सवाल है। ठीक है। उसके बाद अब ये होता है कि जो अखलाक पैदा हुआ, ये सारे बने, जैसे भी बनना था लीवर में बना, अब उसका इंजज़ाब कहाँ होता है, जज्ब कैसे होता है, ये तमाम चीजें फिर होती है ना कि अखलाक तो बन रहा है लेकिन उसका यूटिलाइजेशन भी तो कहीं हो रहा होगा, जज्ब तो हो रहा होगा, वरना अखलाक तो ऐसे बनते चले जाएंगे, है कि नहीं है। तो अखलाक का इंजज़ाब, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे कि अखलाक जो होते हैं वो उरूक़ शारिया, उरूक़ शारिया कहते हैं हम लोग किसको, बोलो, उरूक़ शारिया किसको कहते हैं? कैपिलरीज को किसको बोलते हैं उरूक़ शारिया? कैपिलरीज को, ठीक है। शार मतलब बाल होता है, तो कैपिलरीज तो क्या होता है, कैपिलरी बाल की तरह बिल्कुल होते हैं, पतले बारीक, इसीलिए उसको उरूक़ शारिया बोलते हैं। तो आर्टरीज और वेन्स को जो आपस में जोड़ती है वही क्या कहलाती है, कैपिलरीज कहलाती हैं। तो जो अखलात होते हैं वो उरूक़ शारिया से, ये जो कैपिलरीज है उससे, जैसे शबनम होता है ना, आपने देखा होगा बूंद बूंद करके, आपने सुबह जब ओस पड़ती है जिसको शबनम कहते हैं, तो आपने देखा होगा पत्तों वगैरह पे ऐसे बूंद बूंद पड़े रहते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जो अखलात होते हैं यहाँ से ऐसे शबनम की तरह मुतरश्शे होते हैं, यानी बूंद बूंद करके ऐसे ऊज करते हैं, उनका ऊजिंग होता है, और यहाँ से क्या करेंगे, जो हमारे स्पेसेस होते हैं वहां पे आके ये इकट्ठा होंगे, ठीक है। और फिर क्या होता है, यहाँ जब इकट्ठा होंगे आके अखलात बूद बूद करके, फिर ये जो आजा होते हैं उसको अपने कुव्वत, हर आजा के अंदर एक कुव्वत जाज़बा, मासिका दाफिया हम लोगों ने पढ़ा है, तो उसके अंदर कुव्वत जाज़बा होता है, कोई भी वजू हो, तो वो अपने कुव्वत जाज़बा से इस अखलाक को क्या करता है, यहाँ पे जज्ब कर लेता है। क्या करता है? इस अखलाक को यहाँ जज्ब कर लेगा, यानी एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद अब वो आजा, चूंकि अखलाक आया हुआ है, अब अखलाक आया तो अब इन जनरल आप देखो तो खून ही की तरह होता है, समझ लो। आने के बाद फिर क्या करता है, उस हर उज़ू के अंदर कुव्वत मुगय्यरा पाई जाती है। कुव्वत मुगय्यरा का मतलब होता है तब्दीली करने की कुव्वत, चेंज करने की पावर। तो क्या करता है, आज़ा अपने कुव्वत जाज़बा के जरिए पहले जज्ब करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, फिर अपने कुव्वत मुगय्यरा के जरिए इसके अंदर तब्दीली पैदा करता है। तब्दीली क्या करेगा, वो जो अखलाक आया हुआ है उसको अपने मिजाज के हिसाब से, यानी जो उसका आधा का मिजाज है उस मिजाज में लेके जाएगा, जो उसका क़िवाम है जितना पतला गाढ़ा उस हिसाब से अपने क़िवाम के हिसाब से करेगा, जो उसका रंग है उस रंग के एतबार से उसको तब्दील कर लेगा, और क्या बन जाएगा, आज़ा की सूरत अख्तियार कर लेगा। ये होता है अखलाक का इंतजाम। यानी कैसे अखलाक आज़ा में पहुंचते हैं, रूक़ शारिया से मुतरश्शे होंगे, मुतरश्शे होंगे क्या करेंगे, आधा इसको जज्ब करेगा, जज्ब करने के बाद अपने क़ुव्वत मुग़य्यरा से उसको अपने मिजाज, क़िवाम और रंग के मुताबिक अपने एतबार से, जैसे जिस तरह का वो आधा उस तरह से बना लेगा, और आधा की शक्ल अख्तियार कर लेता है, जिसको हम क्या कहते हैं, बदल माता हल्लुल, इसी को बोला जाता है। क्लियर? अब इतनी सारी बातें हो गई, हम लोगों ने पढ़ लिया कि अखलाक की चार किस्में होती हैं। अखलाक जो है पैदा कहाँ होता है, जिगर में होता है, पैदा होके बनता है, फिर आधा उसको जज्ब कैसे करते हैं, ये चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो अखलाक चार बता दिया, किसने, बुकरात ने, किसने बताया अखलाक चार, बोलो, बोलिए भाई, चार अखलाक किसने बताया था? एक एक बार इस जुमले को बार बार रिपीट करिए तो आपको याद रहेगा। किसको बताया अखलाक की चार होते हैं? बुकरात ने, जिसको कहते हैं अरबियत अजनास अखलाक। क्या कहते हैं, अरबियत रुबा चार के लिए बोला जाता है, तो अरबियत अजनास जिन्स कहते हैं, अखलाक के जिन्स, यानी अखलाक की कुल कितनी जिन्स है, चार है, दम बलगम सफरा सौदा। तो उसकी दलील क्या है, यानी इसको जस्टिफाई कैसे किया जा रहा है, किसने जस्टिफाई किया कि हाँ अखलाक चार ही होंगे और इसी से सारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो उसी को कहते हैं अरबियत अजनास से अखलाक की दलील, यानी उसके क्या दलाइल है कि चार ही है। तो अल्लामा अली हुसैन गीलानी ने इसकी दलाइल पेश की, तो आपसे सवाल पूछा जाएगा अरबियत अजनास अखलाक की दलील किसने पेश की, तो आप क्या जवाब देंगे?
इसका आंसर क्या करेंगे आप लोग? अल्लामा अली हुसैन अली गीलानी। ठीक है। तो अल्लामा अली हुसैन अली गीलानी ने इसके बारे में अपना नजरिया पेश किया और उन्होंने इस चीज को बताया, यानी इसको जस्टिफाई किया कि अखलाक चार ही होते हैं और कैसे होते हैं। आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। उन्होंने बताया आपको अखलाक को देखना है, जानना है कि अखलाक चार होते हैं। उसका सबसे बेहतरीन तरीका है मुशाहिदा। मुशाहिदा का मतलब देखना, शाहिद। ठीक है, यानी उसको देखें, जांचें। कैसे? उन्होंने बताया जब हम कभी फस्त करते हैं, मतलब अतिबा यूनानी में जो सबसे ज्यादा ब्लड का वो था कि आप ब्लड कहाँ से लेते थे, फस्त ही करते थे, निकालते थे, और तो कोई तरीका नहीं था पहले। तो फर्स्ट ही से ब्लड बाहर निकाला जाता था, ऐसा तो नहीं रहता था पहले की ट्रांसफ्यूजन वगैरह होता था, ब्लड हम लोग कलेक्ट करते थे, निकालते थे, सब चीजें तो थी नहीं, ब्लड एग्जामिनेशन होता था निकाल के। तो क्या करते थे, खून जो देखते थे हम लोग किसी इंसान से बाहर, तो फर्स्ट के ही जरिए। तो उन्होंने बताया जब हम फस्त करते हैं किसी का, यानी वेनिसेक्शन जिसको हम कहते हैं, तो जब फस्त करते हैं तो फस्त के जरिए जो खून निकलता है, जब उन खून को हम किसी बर्तन में इकट्ठा करें, अमूमन फस्त करते हैं तो हम लोग गिलास वगैरह या किसी भी बर्तन में क्या करते हैं, उसको किसी भी जुरूफ में इकट्ठा कर लेते हैं। तो उन्होंने बताया जब फस्त का खून निकालिए और उसको बर्तन में जब इकट्ठा करिए, तो आप देखेंगे कि उस खून का जो आपने गिलास में या किसी बर्तन में इकट्ठा किया हुआ है, एक जुज जर्द झागों की शक्ल में ऊपर तैरता है। आप जब देखेंगे, उसको मुआयना करेंगे, एग्जामिन करेंगे, तो जर्द रंग का झाग की तरह ऊपर तैरता हुआ, जिसको रुगवा कहते हैं, रुगवा झाग को ही बोलते हैं, तो उसको रुगवा कहते हैं। ठीक है, इल्गा का मतलब होता है झाग, रुगवा झाग को कहते हैं। तो जब आप फर्स्ट के ब्लड को एक कंटेनर में कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करने के बाद देखेंगे तो ऊपर की तरफ क्या होता है कि एक झागों की शक्ल में जर्द रंग का, ठीक है, तैर रहा होता है। जो रंग उसकी कैसी होती है, जर्द होती है और झाग की तरह होता है। उसी को अबू सहेल मसीही ने सदीद कहा। क्या बोला अबू सहेल मसीही ने उसको? बोलो। सदीद। सदीद बोला। यानी सदीद का यानी आबे खून, खून का पानी, आबे खून। तो जो ऊपर जब फर्स्ट के से हासिल किया हुआ जब खून हम देखते हैं, मुआयना करते हैं, तो ऊपर देखते हैं एक जर्द रंग का झाग जो होता है तैरता हुआ नजर आता है, जिसको अब मसीही ने बताया था कि ये सदीद है, यानी आब खून है, और वही है सफरा। क्या है वो? सफरा। तो उन्होंने जो ऊपर झाग जर्द रंग का नजर आया, उसी को उन्होंने बताया ये सफरा होता है। फिर उन्होंने बताया सुर्ख लोथड़ा भी आपको देखने को नहीं मिलेगा जमा हुआ, उसको उन्होंने बताया दम। क्या बताया? अब उस ब्लड के अंदर एक सुर्ख लोथड़ा भी दिखाई देता है जब कुछ देर छोड़ेंगे, तो उसका नाम उन्होंने, जो सुर्ख वाला लोथड़ा था, उसका नाम उन्होंने दम रखा। ठीक है। तो जो रुगवा जो झाग था जर्द रंग का, वो सफरा उन्होंने बताया यही सफरा होता है, और जो सुर्ख रंग का लोथड़े की शक्ल में नजर आता है जमा हुआ, वो दम होता है एक्चुअली में। और उन्होंने बताया एक सफेद रंग का जो अंडे की तरह, जैसे अंडे की सफेदी होती है, बिल्कुल उसी तरीके से सफेद अंडे की सफेदी की तरह मादा देखने को मिलता है, वो ही होता है बलगम। और लास्ट में उन्होंने बताया कि एक जुज आप देखेंगे वो तहनशी रहता है, सेडिमेंट हो जाता है, प्रेसिपिटेट रहता है नीचे की तरफ। वो जो सेडिमेंट होता है वो स्याह रंग का होता है, जिसको सौदा बताया उन्होंने। तो इस तरीके से उन्होंने बताया जब आप मुशाहिदा करिए बाकायदा, सीधा इसका दलील यही है कि आप उनको निकालिए, मुशाहिदा करेंगे, तो मुशाहिदा करेंगे तो आपको ये चार चीजें दिखाई देती हैं। एक झाग की तरह ऊपर तैरता हुआ दिखाई देता है जर्द रंग का, वही सफरा होता है, जिसको सदीर या बेखून कहा उन्होंने। उसके बाद उन्होंने बताया एक सुर्ख रंग का लोथड़ा दिखाई देगा, जो सुर्ख रंग का लोथड़ा होता है वही दम होता है। और सफेद अंडे की जर्दी की तरह एक चीज आपको दिखाई देगा, वो जब सफेद अंडे की जर्दी की तरह, सॉरी, सफेदी की तरह होता है, वो बलगम होता है। और एक जुज आपको स्याह रंग का जो नीचे सेडिमेंट दिखाई देगा, वही सेडिमेंट जो होता है वो सौदा होता है, जिसको अली गिलानी ने दवात क्या कहा, दवात की स्याही कहा। तो बहुत अच्छा सा सवाल है यहाँ पे। अली गिलानी ने दो चीजें पेश की। एक तो बताया नजरिया अपना कि जो है आप मुशाहिदे के जरिए बाकायदा देख सकते हैं कि खून के अंदर जो, जो है हमारे बॉडी के अंदर चार ही खिल्त पाए जाते हैं। इसको कैसे देखेंगे? जब हम फर्स्ट के खून को किसी कंटेनर में इकट्ठा करते हैं तो देखते हैं ऊपर एक झाग की तरह जर्द रंग का झाग नजर आता है, वो सफरा होता है। ठीक है, जिसको अबू सहल मसीह ने सदीद कहा था, उसी को या आबे खून कहा है। उसके बाद उन्होंने बताया एक सुर्ख रंग का लोथड़ा दिखाई देता है, तो वही होता है दम एक्चुअली में। और एक अंडे की सफेदी की तरह होता है, वो बलगम होता है। और जो
नीचे तहनशी हो जाता है, सेडिमेंट हो जाता है, वो कहलाता है सौदा। और उसी सौदा को अली हुसैन ने कहा था दवात की स्याही। क्या बताया? दवात की स्याही। तो सदीद किसने कहा सफरा के लिए? एक सवाल यहां से इंपॉर्टेंट बनता है, तो आप जवाब देंगे सफरा को सदीद या बेखून कहा था अबू सहल मसीही ने, और सौदा को दवात की स्याही कहा था किसने? बताओ भाई। सफरा को, सौदा को दवात की स्याही किसने कहा? अली हुसैन गिलानी ने। किसने कहा? अली हुसैन गिलानी ने। क्लियर? बात समझ में आ गई यहां तक? तो आपको अब क्लियर हो गया कि अखलाक चार ही होते हैं। इसके लिए दलील पेश किया अली हुसैन गिलानी ने, जिसको कहा जाता है अरबियत अजनास अखलाक की दलील। ठीक है। अबू सहल मसीही और साहिब कामिल, इन दोनों ने खून को दूध से तशबीह दी है। किससे तशबीह दी है? अबू सहल मसीही ने और साहिब कामिल ने खून को किससे तशबीह दी है? दूध से। यानी खून को कैसे बताया? जैसे दूध होता है, उसी को उन्होंने क्या कहा? बताओ भाई। दूध की तरह होता है खून। जैसे दूध होता है उसी तरीके से बिल्कुल खून होता है। ये किसने बताया था? अबू सहल मसीही ने और साहिबे कामिल ने। कौन? बताओ भाई, साहिबे कामिल कौन है? साहिबे कामिल किसको कहते हैं? कोई बताए? चलो मैं बता देता हूं। एक किताब है कामिलुस सना। आपने सुना है कामिलुस सना के किताब का नाम? कामिलुस सना किताब का नाम आप लोगों ने सुना? तो कामिलुस सना जो किताब है वो मशहूर मारूफ है। इसको लिखा था अली इब्ने अब्बास मजूसी ने। अली इब्ने अब्बास मजूसी की बहुत मशहूर मारूफ किताब है कामिलुस सना, बड़ी जखीम किताब है। ठीक है। इसको लिखा था अली इब्ने अब्बास मजूसी ने। इसका नाम है कामिलुस सना। ठीक है। वो इतनी मशहूर हो गई कि उस किताब की मकबूलियत इतनी हो गई कि उस किताब की बुनियाद पे अली इब्ने अब्बास मजूसी को, चूंकि इसका नाम कामिलुस सना था, अली इब्ने अब्बास को साहिब कामिल कह दिया गया। तो उनका लक़ब बन गया साहिब कामिल। तो साहिब कामिल किसको कहेंगे? बताओ, जवाब दो भाई आप। जूस। मजूसी। क्लियर? तो मजूसी हो या मसीही हो, इन दोनों ने जो है खून को दूध से तशबीह दी थी। अच्छा सा सवाल बनता है। ठीक है। तो ये आपका था तीन क्वेश्चंस जो आपके इंपॉर्टेंट। एक तो तारीफ से सवाल पूछे जा सकते हैं, दूसरे अकसाम से पूछे जा सकते हैं, तीसरे आपके जो है इसका अरबियत अजनास, अखलात की दलाइल किसने पेश किया, किसने क्या, किससे तशबीह दी, रुगवा किसको कहा गया, दवात की स्याही किसको, क्या सदीद-ए-आब किसको कहा गया। ये तमाम सवालात हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है अखलाक का तबई तनासुब। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपके यूजी में उतना ज्यादा आप लोग नहीं पढ़ते होंगे, और जबकि यूजी में है भी काफी, लेकिन पढ़ाया नहीं जाता उतना ज्यादा। लेकिन पीजी में सवाल पूछा जाता है और आया हुआ सवाल है। तो उस पॉइंट को आपको फोकस करना है, क्योंकि सवाल आपको आने का मतलब ये नहीं होता सिर्फ आ गया तो उसके आंसर को रट लीजिए। मतलब उस चीजों को आपको पता भी होना चाहिए। तो अखलाक का तबई तनासुब का मतलब ये होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो खिल्त पाए जा रहे हैं उनका तनासुब क्या है। तनासुब का मतलब क्या समझते हैं आप लोग तनासुब से? आप लोग जवाब दीजिए, थोड़ा सा एक्टिव रहिए। इतना तो आप लोग जानते होंगे। तनासुब के माने क्या होते हैं, जल्दी बताइए। रेशियो या इक्वल। रेशियो या बैलेंस जो भी है, ठीक है, उसी को कहते हैं तनासुब। यानी हमारे बॉडी के अंदर जो खिल्त, अभी हम लोग जो जिक्र किया कि चार पाए जा रहे हैं, तो उनका क्या रेशियो है। ऐसे थोड़ी ना होगा कि खून चाहे जितना पाया जा रहा है, दम चाहे जितना पाया जा रहा है, यही तो गड़बड़ होता है, तभी तो बीमारियां होती हैं। तो उसका तनासुब जब बिगड़ता है या उसकी कैफियत बिगड़ती है, यानी उसका मिकदार बिगड़ेगा या कैफियत बिगड़ेगी, तभी बीमारी पैदा होगी। तो क्या तनासुब होगा हमारे बॉडी के अंदर, जो खिल्त पाए जा रहे हैं, जो दम है वो कितना है, जो बलगम है वो कितना है, जो सफरा है वो कितना है, जो सौदा है वो कितना है, इसी को कहते हैं अखलाक का तबई तनासुब, जो बैलेंस है। लेकिन जब तब तबई बोलेंगे, जब वो इम्बैलेंस हो जाता है गैर तबई हो जाता है। तो जो बैलेंस कंडीशन में जो रेशियो है वो क्या है, कितना है, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि इसके बारे में इख्तलाफात है। ऐसा नहीं है कोई एक थ्योरी है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बारे में अतिब्बा में इख्तलाफ है। यानी किसी ने कुछ बताया है, किसी ने कुछ बताया है। थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए हल्का सा बता दें, लेकिन आपको लास्ट में भी बताएंगे किस पे आपको ज्यादा याद रखनी है।
उसी को याद रखिएगा, लेकिन थोड़ी सी चीजें आगे पीछे की जानिए, कभी क्वेश्चन आपसे ताकि इधर उधर का पूछ ले तो आप उसका आंसर जरूर कर ले जाए, ठीक है। जालिनूस ने बताया था कि बदन की तग़ज़िया में तमाम अखलाक सर्फ होते हैं। तो एक सवाल ये पूछा जाता है कि किस तबीब ने बताया था कि बदन की तग़ज़िया के लिए, न्यूट्रिशन के लिए तमाम अखलाक यानी सारे अखलाक, दम बलगम सफरा सौदा सभी सर्फ होते हैं, सभी खर्च होते हैं। तो किसने बताया था ये, बताओ भाई। जालिनूस। जालिनूस ने। बहुत अच्छा सा सवाल बनता है यहाँ से कि किस तबीब ने बताया था बदन की तग़ज़िया में, बदन की न्यूट्रिशन में जो है कौन से अखलाक सर्फ होते हैं। तो इन्होंने बताया था सारे अखलाक सर्फ होते हैं, चाहे सफरा हो वो भी तग़ज़िया का काम करता है, सौदा भी हो, दम भी हो, बलगम भी हो, सारे के सारे जो है तग़ज़िया का काम करते हैं, ये जालिस ने बताया, ठीक। लेकिन ये शेख उर रईस ने क्या कहा, यानी अबू अली सीना ने। और हम लोग देखते हैं ज्यादातर तजाद की बातें इन्हीं दोनों में चलती रहती हैं, जालिनूस और शेख उर रईस, जालिनूस शेख उर रईस, इसलिए हम लोग इन्हीं को बहुत ज्यादा फोकस भी करते हैं। शेख उर रईस का ख्याल था कि सिर्फ खून से बदन का तग़ज़िया होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। तो तमाम अखलाक से तग़ज़िया होता है, किसने बताया, जालिनूस ने। किसने बताया, जालिनूस। और सिर्फ खून से किसने बताया, शेख उर रईस ने। खून से किसने बताया, इब्ने सीना, ठीक है। इब्ने सीना यानी शेख उर रईस ने बताया कि बदन का तग़ज़िया सिर्फ खून से होता है, जबकि जालिनूस ने बताया बदन की तग़ज़िया में सारे अखलाक सर्फ होते हैं, चाहे खून हो, चाहे बलगम हो, चाहे सफरा हो, सादा। तो शेख उर रईस ने जब इससे ये बताया कि तग़ज़िया सिर्फ खून करता है, तो फिर जरूरत ये होगी कि और सारे अखलाक की क्या जरूरत है। तो उन्होंने बाकी अखलाक के लिए बताया कि जो बचे हुए अखलाक हैं, यानी जो सफरा है, सौदा है, सफरा है, सौदा और बलगम है, ये मसाला की हैसियत रखते हैं। किसकी, मसाला की। मसाला बना हुआ मुसले से, मुसले का मतलब इस्लाह, इस्लाह करने के लिए, ठीक है। तो मुसले का काम करते हैं। तो बाकी जो अखलाक होते हैं वो मुसले की हैसियत रखते हैं, जो वुजू के तग़ज़िया इस्तिलाह में क़ुव्वत मुग़य्यरा व मुशब्बहा की मदद करते हैं। तो ये मुसले का काम करते हैं, इस्लाह करने वाले होते हैं, ठीक है। करेक्शन का काम करते हैं, कहने का मतलब ये करेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो शेख उर रईस ने बताया था खून का काम सिर्फ होता है तग़ज़िया करना, बाकी जो अखलात होते हैं यानी बलगम सफरा सौदा, ये मुसले का काम करते हैं। मुसले का काम कैसे करते हैं, ये क़ुव्वत मुग़य्यरा जो अभी मैंने बताया था ऊपर तब, और क़ुव्वत मुशब्बहा उनकी मदद करते हैं। इन्हीं को मदद करके, यानी जैसे होता नहीं है कि अखलात तो बन के जब आएंगे तो खून एक ही रंग का दिखता है, अखलात भाई ब्लड में देखो चारों सब मिले हुए रहते हैं और लाल ही रंग का दिखता है। लेकिन आधा हमारे बाल काले हो जाते हैं, हड्डी सफेद हो जाती है, स्किन हमारी गोरी काली इस तरीके से हो जाती है। तो ये कैसे हो जाता है, न्यूट्रिशन तो वही दे रहा है ले जाके ना। तो यही जो क़ुव्वत मुग़य्यरा होता है, जो मुशब्बहा होता है, उसकी मदद करते हैं कौन, ये सफरा सौदा दम बलगम। जाके स्याह रंग वाले में सौदा डोमिनेंट हो जाता है, ठीक है। हड्डी सफेद सख्त है वहां सौदा चला जाएगा, बलगम जाएगा, ठीक है, जो सफेद रंग की चीजें हैं। तो इस तरीके से शेख उर रईस ने बताया कि बदन की तग़ज़िया में सिर्फ खून का इस्तेमाल होता है, जबकि सफरा सौदा जो होते हैं और बलगम जो होते हैं वो मसाला की हैसियत से काम करते हैं, जो क़ुव्वत मुग़य्यरा और मुशब्बहा की मदद करते हैं। जबकि जालिनूस ने बताया बदन का तग़ज़िया पूरा जितने अखलाक हैं सब करते हैं, ठीक। ये दो बातें हो गई। अब इसी बुनियाद पे जो अखलाक का तनासुब है बयान किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोनों के कॉन्सेप्ट अलग हैं तो तनासुब भी अब अलग होंगे, है कि नहीं है। अब किसी ने बता दिया सिर्फ खून ही तग़ज़िया करता है, तो खून तग़ज़िया करता है तो खून की मिकदार ज्यादा ही ज्यादा होगी उनके नजरिए, ठीक है। आइए अब बात करते हैं। जो अतिब्बा इस बात के कायल है कि खून के साथ दूसरे अखलाक भी बदन की तग़ज़िया में सर्फ हुआ करते हैं, यानी जालिनूस एंड कंपनी। जालिनूस यही मानता था ना खून के साथ दूसरे अखलाक भी तग़ज़िया में मदद लेते हैं। तो जालिनूस एंड कंपनी का जो ये मानना था कि सारे अखलाक सर्फ होते हैं, तो उनका मानना है कि खून की मिकदार बदन में सौदा की बनिस्बत ज्यादा होती है। तो इनका क्या मानना था, खून की मिकदार बदन में सौदा की बनिस्बत ज्यादा होती है, यानी इनके नजदीक खून की मिकदार सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद किसकी मिकदार होगी, बोलो, जवाब दो भाई मेरे। सौदा की सेकंड नंबर पे किसकी है, सबसे ज्यादा खून की मिकदार, उसके बाद सौदा की, फिर सौदा की मिकदार बलगम की बनिस्बत ज्यादा है, यानी तीसरे नंबर पे फिर बलगम आ जाएगा। और बलगम की मिकदार सफरा की बनिस्बत ज्यादा है, यानी चौथे नंबर पे सफरा आ रहा है। तो इनके एतबार से कि जो लोग ये मानते थे कि
दूसरे अखलात भी, यानी सभी अखलात बदन का तगजिया करते हैं, उनके मुताबिक सबसे ज्यादा खून होगा, उसके बाद कौन होगा? सौदा होगा। देखिए सीक्वेंस याद रखिएगा, बहुत कंफ्यूजिंग अभी आएगा मैटर, इसलिए आपको ध्यान दिला रहे हैं। सौदा आएगा, सौदा के बाद उनके नजदीक जो आएगा वो बलगम आता है, और सबसे कम आता है सफरा। याद रखिएगा सफरा। तो इनके नजदीक सबसे ज्यादा खून, खून के बाद सौदा, सौदा के बाद बलगम, और सबसे कम सफरा। किसके नजदीक? जो ये मानते थे कि चारों अखलात बदन की तगजिया में सर्फ होते हैं। ठीक है। लेकिन इन्होंने कोई अमाउंट नहीं बताया था, याद रखिएगा। इन्होंने कोई अमाउंट नहीं बताया कि कितना होता है, बस ये बता दिया सबसे ज्यादा खून पाया जाएगा, उसके बाद सौदा पाया जाएगा, उसके बाद जो है सौदा के बाद बलगम पाया जाता है, उसके बाद सफरा पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सौदा इन्होंने दूसरे नंबर पे रखा है, ठीक है, अमाउंट के एतबार से, क्वांटिटी के एतबार से। जबकि अभी आगे पढ़ेंगे जो हम लोग मानते हैं वो अलग है। तो इनके एतबार से खून सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पे सौदा, तीसरे नंबर पे बलगम, और सबसे कम सफरा होता है। ठीक। लेकिन इन्होंने ये अमाउंट तय नहीं किया था कि कितना पाया जाएगा। ठीक है। तो अल्लामा नफीस साहब ने, अल्लामा नफीस किसको कहते हैं? बोलो। He's been all skilled. नफीस बिन औस किरमानी, वेरी गुड। अल्लामा नफीस कहते हैं इब्ने अवस किरमानी को। तो उन्होंने अपनी तरफ से इस बात को बताया, ठीक है, उन्होंने अपनी इस पे इजाफत की, और इस बात को बताया कि जो लोग ये मानते हैं कि सबसे ज्यादा खून है, उसके बाद सौदा है, उसके बाद बलगम है, और सबसे कम सफरा है, तो उन्होंने, अल्लामा नफीस ने ये तबई तनासुब करार दिया। इन्होंने अमाउंट बताया अपनी तरफ से, याद रखिएगा इस बात को। यानी जालिनूस एंड कंपनी ने सिर्फ बता दिया था खून ज्यादा होता है, सौदा उसके बाद होता है, उसके बाद बलगम होता है, और सबसे कम सफरा होता है, लेकिन कितना होता है उन्होंने नहीं बताया था। अल्लामा नफीस ने उनकी बातों को अपने जहन में रखते हुए उन्होंने बताया, अंदाजा लगाया, इन्होंने भी कयास लगाया कि उनके मुताबिक ऐसा हो सकता है कि खून की मिकदार तमाम अखलात की मिकदार का आधा हो। यानी जैसे टोटल ब्लड में, सपोज डेट जो बॉडी में जो भी ब्लड है उसका आधा आधा अखलात है, उसका आधा क्या है सिर्फ? बोलो। खून है। उसका आधा क्या है? सिर्फ खून है। यानी जो टोटल अखलाक है उसका आधा हिस्सा सिर्फ खून है। उसके बाद उन्होंने बताया जो सौदा है तमाम अखलाक का तीसरा हिस्सा है। कैसा, कौन सा है? वन थर्ड होगा खून, यानी हाफ पार्ट हो गया आपका पूरे अखलाक का खून, और वन थर्ड हो गया क्या? आपका सौदा। उसके बाद उन्होंने बताया वन फोर्थ होता है सफरा। क्या होता है? चौथाई हिस्सा सफरा बचता है, और आठवां हिस्सा जो होता है वो होता है आपका सफरा, वंसिमन जिसको कहते हैं। तो इन्होंने बताया था। तो अल्लामा नफीस ने जालिनूस की बातों को ध्यान में रखते हुए ये बताया कि जिस तरीके से जालिनूस ने या उनके मानने वालों ने ये बताया कि सबसे ज्यादा खून होता है, उसके बाद सौदा होता है, उसके बाद बलगम होता है, उसके बाद सफरा होता है, लेकिन मिकदार उन्होंने नहीं बताया था। तो इन्होंने बताया, उनकी बातों को अगर ध्यान रखते हुए देखा जाए तो खून आधा होगा पूरे अखलात का, वन थर्ड होगा सौदा, और सफरा वन फोर्थ होगा। और जो सॉरी, खून जो होता है वो आधा होगा, सौदा वन थर्ड होगा, बलगम जो होता है वन फोर्थ होगा, और सफरा वन एट होगा। ठीक। क्लियर हो गया मामला? तो किसकी बात कर रहे थे अभी हम लोग? जालिनूस की और अल्लामा नफीस की। जालिनूस का मानना यह था कि जो खिल्त होते हैं, देखो ऊपर, तमाम खिल्त क्या करते हैं? तगजिया में इस्तेमाल होते हैं। इसलिए उसने बताया सबसे ज्यादा खून, उसके बाद दूसरे नंबर पे सौदा, याद रखिएगा दूसरे नंबर पे सौदा, तीसरे नंबर पे उसने बलगम बताया, लास्ट में सफरा बताया, और उसी का मिकदार तय कर दिया अल्लामा नफीस ने। लेकिन अब आइए अबू सहल मसीही के बारे में, और यही जो है सवाल आपसे पूछे जाते हैं, जो आए हुए सवाल है, इसी पे सवाल आया हुआ, ऊपर की बातों पे कोई सवाल नहीं आया, क्योंकि ये इख्तलाफात है। अबू सहल मसीही का क्या मानना था, इस पे लोगों ने ज्यादा तवज्जो भी दिया, और इसकी बात ज्यादा स्टैंडर्ड थी। ठीक है। अबू सहल मसीही ने कहा कि अखलाक जो होता है उसका तबई तनासुब जो है तय करने के लिए, चूंकि हमारे पहले के अतिब्बा ने कोई एग्जैक्ट वो नहीं बताया अमाउंट कितना होता है, तो उसके लिए उसने बताया, इसका सहारा लेने के लिए उसने उसका अमाउंट तय करने के लिए उसने सहारा लिया फतरा का। हम लोग बुखार जब पढ़े होंगे फाइनल ईयर में, हुम्मा, तो हुम्मा में आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा फतरा। फतरा सुना होगा आप लोगों ने, कोई बताएगा फतरा क्या होता है? बोलो। फतरा क्या होता है?
हुम्मा में आप लोगों ने पढ़ा होगा ना फतरा, फतरा कहते हैं वक्फा को, वक्फा को, वक्फा। ठीक है, वक्फा का मतलब ये होता है कि कितने देर तक बुखार नहीं आ रहा है, उसको क्या कहते हैं, हम फतरा बोलते हैं ना। जैसे बुखार 4 घंटे रहा और बाकी जो हमारे 20 घंटे रहे वो वक्फा रहा, यानी खाली रहा, उसी को फतरा बोलते हैं। ठीक है, तो इसने बताया कि अबू सहेल मसीनी की बुखार में जो फतरा पड़ता है एक्चुअली में, उससे अगर हम इस्तदलाल लें, उसको दलील बनाए, तो हमें समझ में आ जाएगा कि इखलात कौन कितना है। तो एक सवाल बनेगा कि अबू सहेल मसीही ने किससे इस्तदलाल लिया था इखलात का तबई तनासुब पेश करने के लिए, इखलात का तनासुब यानी इखलात का रेशियो बताने के लिए किससे इस्तदलाल लिया था? तो आप क्या जवाब देंगे? बुखारों के जमाने फतरा से। किससे? बुखारों के जमाने फतरा से। अब उसने कैसे बताया? उसका मानना यह था, आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा आपको जानना चाहिए हुम्मा में कि कौन से हुम्मा क्या होते हैं। तो अभी थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे बता के निकल जाएंगे, और हुम्मा जब पढ़ेंगे हम लोग तो वहां पे डिटेल पढ़ेंगे जब भी आएगा। उसने बताया कि बुखारों के जमाने में फतरा के कम और ज्यादा होने के सबब मवाद की कमी और ज्यादती होती है। उसका कॉन्सेप्ट ये था कि बुखार में जो वक्फा होता है, जो फतरा पड़ता है, एक्चुअली में उसका रीजन ये होता है कि मादा जो कम है, जो ज्यादा है, जैसे उसी का ताल्लुक होता है, यानी बॉडी के अंदर जो मादे पाए जा रहे हैं उसी एतबार से फतरा पड़ता है। उसने बताया था जिस एतबार से फतरा कम होगा, यानी जिन बुखारों में फतरा कम होता है, उसी कदर उसमें मादा ज्यादा पाया जाता है। मतलब ठीक है कि नहीं? बात समझ में आ गई कि नहीं? फतरा कम है, यानी मान लीजिए दिन के 24 घंटे टोटल हो रहे हैं, 24 घंटे के अंदर सिर्फ फतरा 4 घंटे का पड़ रहा, सपोज दैट, यानी बुखार सिर्फ 4 घंटे नहीं आ रहे, बाकी आपके 20 घंटे बुखार आ रहे हैं, तो ये 4 घंटे फतरे का जमाना पड़ाएगा। अब यहाँ इन्होंने कहा कि फतरा जिसका कम होगा, यानी जिसका फतरा कम है, और जिस कुछ ऐसे बुखार है जिसमें बुखार कितने देर तक रह रहा है, 4 घंटे सिर्फ बुखार रह रहा, फतरा 20 घंटे रह रहा है। तो यहाँ पे बुखार का जमाना 4 घंटा, फतरा 20 घंटे है। यहाँ पे बुखार का जमाना 20 घंटा, फतरा 4 घंटे के है। तो बुखार का जमाना ज्यादा कहाँ होगा? जहां पे मादा ज्यादा होगा, है कि नहीं? बताओ भाई, मादा ज्यादा रहेगा तो बुखार ज्यादा देर तक रहेगा, मादा कम रहेगा तो बुखार कम रहेगा, है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं इस बात का? बात समझ में आ रही है? बहुत टफ टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ इस वक्त, एक्चुअली में अच्छे अच्छे इसको छोड़ देते हैं तो थोड़ा सा आपको वो लग रहा होगा, लेकिन आप थोड़ा सा कंसंट्रेट होइए, इंशाल्लाह एकदम क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो बताइए, जिसमें बुखार का टाइम ज्यादा होता है, ड्यूरेशन, यानी जिस बुखारों में 24 घंटे में 12 घंटा, 18 घंटा, 20 20 घंटे बुखार रहते हैं, उसमें मादा ज्यादा होगा, कि जिसमें बुखार 4 घंटे रहते हैं उसमें मादा ज्यादा होगा? बताओ भाई, बोलो भाई। जब गैर तबई मादा ज्यादा होगा तो ज्यादा देर तक असर करेगा, है कि नहीं? मादा कम होगा, कम देर तक असर करेगा। तो मादा ज्यादा होगा, बुखार ज्यादा देर तक रहेगा, है कि नहीं? मादा कम है तो बुखार कम देर तक रहेगा। जस्ट उल्टा बात करें अब फतरा की, तो मादा जिसमें ज्यादा होगा, इसका मतलब उस बुखार में फतरा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, है कि नहीं है? और जिसमें मादा कम होगा, यानी बुखार देर तक नहीं आएगा, फिर मादा कम है तो बुखार कम देर तक रहेगा, तो फतरा उसमें ज्यादा मिलेगा, यानी वक्फा जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। तो उसने रिलेशन बताया, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन बताया बुखार और फतरा में, कि जिसमें मादा ज्यादा होगा उसमें क्या होगा? फतरा कम होगा। इनवर्सली रिलेशन बताया, 1/, ठीक है, इनवर्सली रिलेशन बताया। तो मादा अगर ज्यादा है तो फतरा कम होगा, और मादा अगर कम है तो फतरा ज्यादा होगा। ये एक जुमला उसने बताया था। अब इसी जुमले को याद रखिए, और आपका क्वेश्चन आगे जो आएगा वो हल हो जाएगा। ठीक है, अब सोच रहे होंगे तो मुर्जा भैया में क्वेश्चन कहाँ आते हैं, लेकिन आते हैं, इसी तरीके से आते हैं, अभी जैसे हम आपको बताएंगे। क्लियर? तो जिन बुखारों में फतरा मादा ज्यादा होगा उस बुखार में फतरा कम होता है, और जिन बुखारों में फतरा ज्यादा होता है उसमें मादा कम होता है, यानी इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक, अब उसने फतरा को दलील बनाया था अखलात को बयान करने के लिए। तो उसने बयान किया, चूंकि खून की मिकदार बलगम के मुकाबले में 6 गुनी ज्यादा। अब अमाउंट तय कर रहा है, कौन तय कर रहा है अमाउंट?
बताओ, अभी तक अमाउंट एग्जैक्ट किसी ने नहीं बताया था। अब अबू सहेल मसीह बता रहा है। कैसे बता रहा है? वो बता रहा है खून की मिकदार बलगम के मुकाबले 6 गुने ज्यादा होती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, अंडरलाइन करिए और आपको याद यही रखना है। ऊपर की चीज सिर्फ समझने के लिए थी, क्योंकि उस दूसरे तबीब तबीब के कौल थे, हो सकता हो पूछा जाए, लेकिन जो माना जाता है, एक्सेप्टेबल है, ये यही है। ठीक है? तो याद तो आपको एग्जाम के पर्पज से दोनों भी करना चाहिए, लेकिन ये आपको कतई नहीं बोलना है। खून की मिकदार बलगम के मुकाबले 6 गुनी है, यानी ज्यादा खून है कि बलगम है? बोलो, बोलिए भाई। यानी हमारे बॉडी में जितना बलगम है उसका 6 गुना ज्यादा खून है। क्लियर? ऐसे याद रखिएगा। यानी खून ज्यादा है इसके नजदीक, खून 6 गुना ज्यादा है बलगम से। उसने कैसे बताया? उसने बताया क्योंकि बलगमी बुखार का खतरा 6 घंटे का होता है, और दमी बुखार में खतरा अमूमन होता नहीं है, या होता है तो एक ही घंटे का होता है। तो यानी जो दमवी बुखार है उसमें फतरा, यानी दम में फतरा सिर्फ 1 घंटे का पड़ रहा है, और बलगम में फतरा 6 घंटे का पड़ रहा है। इसका मतलब यह है बलगम ज्यादा है, मादा ज्यादा है, इसलिए फतरा क्या हो रहा है? दम में मादा ज्यादा है, इसलिए फतरा कम पड़ रहा है कि नहीं है? दमी बुखार में क्या रहा? बुखार हमेशा बना रह रहा है। तो दमी बुखार में हमेशा बुखार इसीलिए बना रह रहा है कि मादा ज्यादा है। बलगमी बुखार में क्या हो रहा है? 6 घंटे का फतरा पड़ जा रहा है, यानी 6 घंटे का वक्फा मिल जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि खून की मिकदार बलगम से तो ज्यादा ही है। कितना है? 6। क्योंकि दमी बुखार में फतरा पड़ नहीं रहा है, पड़ भी रहा है तो एक ही घंटे का पड़ रहा है, और बलगमी में 6 घंटे का पड़ रहा है फतरा। तो 6 गुना कम है कि नहीं है फतरा? तो जब फतरा 6 गुना कम है तो मिकदार 6 गुना ज्यादा होगा। तो बलगमी बुखार का फतरा 6 होता है घंटा, दमी बुखार का फतरा एक ही घंटा होता है। तो फतरा और मादे का इनवर्स रिलेशन है, तो इसलिए मादा जहां ज्यादा है वहां पे फतरा कम पड़ रहा है, और जहां पे फतरा ज्यादा हो रहा है वहां मादा कम होगा। तो बलगम में फतरा ज्यादा पड़ रहा है, 6 गुना पड़ रहा है, इसका मादा कम होगा। खून में, बुखार में, खून में फतरा एक ही घंटा पड़ रहा है, यानी इस खून का मादा ज्यादा होगा। तो खून का मादा बलगम के कई गुना ज्यादा है? 6 गुना ज्यादा है। क्लियर? तो आपको अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना याद रख लीजिए, खून जो होता है बलगम के मुकाबले 6 गुना ज्यादा होता है। क्लियर? और बलगम की मिकदार सफला के मुकाबले 6 गुना ज्यादा होती है, यानी सफरा से 6 गुना ज्यादा बलगम होगा, और बलगम से 6 गुना ज्यादा क्या होगा? बोलो, खून होगा। और जो सफरा है वो सौदा से 1 रुपया ज्यादा होगा। तो अब इनके एतबार से जो नया कॉन्सेप्ट है, सबसे ज्यादा मिकदार किसकी हो गई? बोलो, जल्दी से बताओ। सबसे ज्यादा मिकदार किसकी हो गई? खून की। उसके बाद किसकी हो गई? बलगम की। बलगम के बाद सब फिर किसकी मिकदार होगी? बोलो, सफरा की, फिर सौदा की, यानी जिस सीक्वेंस में हम लोग पढ़ते हैं उसी सीक्वेंस में। अभी ऊपर जब हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, जालिनूस के नजदीक, तो सबसे ज्यादा मिकदार किसकी बन रही थी? बताओ जरा सा, देखें आप लोगों को याद है कि नहीं। जालिनूस ने जब बताया था तो सबसे ज्यादा मिकदार किसकी थी? जालिनूस ने जब बताया तो सबसे ज्यादा मिकदार खून की थी। खून के बाद उसने दूसरे नंबर पे किसको रखा था? सौदा को रखा था। तीसरे नंबर पे उसने बलगम को रखा था, और चौथे नंबर पे सफरा रखा था। यानी सबसे ज्यादा खून, दूसरे पे सौदा, तीसरे बलगम, चौथे सफरा। तभी इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया कि खून की मिकदार सबसे ज्यादा जो है दोनों ने बताया है, लेकिन खून के बाद सबसे ज्यादा मिकदार जालिनूस के नजदीक किसकी है? तो आप क्या बताएंगे? सौदा। लेकिन अबू सहल मसीही ने किसको बताया? बलगम को। देखिए दूसरे नंबर पे यहाँ बलगम आ रहा है, तीसरे नंबर पे सौदा आ रहा है, चौथे नंबर पे सौदा आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे सौदा दूसरे नंबर पे, बलगम तीसरे नंबर पे, सफरा चौथे नंबर पे था। तो मसीही ने सबसे ज्यादा मिकदार बताई, वो बताई खून की, और वो उसके बाद बताई बलगम की। और भी कितना? बलगम से 6 गुना ज्यादा खून होता है। ठीक इसी तरीके से बलगम के बाद उससे कम होता है सफरा। सफरा से 6 गुना ज्यादा बलगम होगा, बलगम से 6 गुना ज्यादा खून होगा। ठीक है, उसके बाद होता है सौदा, यानी सबसे कम मिकदार सौदा की होती है, और सबसे ज्यादा मिकदार खून की होती है। सौदा का 4 गुना होता है सफरा, सफरा का 6 गुना होता है बलगम, और बलगम का 6 गुना होता है खून। याद रखिएगा। तो सिर्फ यहाँ आपको 4 गुना याद रखना है, बाकी 6 6 गुना होता है बस।
तो सबसे कम मिकदार ऐसे याद रखिएगा, उल्टा याद रखिए, बहुत अच्छे से याद रहेगा, कभी गलत नहीं करेंगे। सबसे कम मिकदार होता है सौदा का, सौदा का 4 गुना होता है सफरा, सफरा का 6 गुना होता है बलगम, और बलगम का 6 गुना होता है खून। सबसे ज्यादा खून, सबसे कम सौदा। तो ये हो गया जो है तबई तनासुब अखलाक का। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। ठीक है, इसको जब आप रिवाइज करेंगे, या फिर हम जब नेक्स्ट लेक्चर जब कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर को, तो इसको रिवीजन में लेते हैं, तो आपको एक लाइन में सारी बातें बता देते हैं। ठीक है, तो वहां से आपको याद भी हो जाएगा, यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। या फिर आप जब लेक्चर रिपीट करते हैं तो आपको वहां से डाउट आपके क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था आपका डेमो क्लास का आज पहला क्लास। ठीक है, और बहुत ज्यादा हम लोग डेमो क्लास वगैरह तो करते नहीं है, बट ये है कि बहुत ज्यादा एक मार्केट में चल रहा है कि लोग डेमो क्लास डेमो क्लास डेमो क्लास, तो नए बच्चों को थोड़ा सा वो रहता है, जो बच्चे जानते हैं, जो सीनियर जिसको रिकमेंड करते हैं उसमें कोई वो नहीं रहता है, वो लोग तो आंख बंद करके आते हैं, लेकिन कुछ लोगों को देखना रहता है। तो इसलिए हम लोगों ने क्लास किया, तो मॉडर्न की भी होगी किसी दिन, फिर एक आध और दो होगा किसी का और हम ले लेंगे। बहुत ज्यादा डेमो क्लास तो हम नहीं देते नहीं है। फिर आप लोग मेन कोर्स में आके आप ज्वाइन करिए, आपको जैसा भी लगे, अच्छा लगे, या आपको कोई कमी लग रही हो, तो उसके लिए आप वो जो है हमको अपना सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है।